हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट इनपुट डिवाइसेस। हमने कोशिश की है कि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम इस वीडियो में कवर करें ताकि आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। कंप्यूटर के अलावा भी हमने जीके के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके रखा हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको ज़रूर देखिए, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो चलिए हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? देखिए, हमें पता ही है कि कंप्यूटर सिस्टम को अगर सही से काम करना है तो उसको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है। मतलब क्या है कि कंप्यूटर को हमसे डेटा एक्सेप्ट करना है, उसको प्रोसेस करना है, फिर हमें आउटपुट देना है ना। तो ये कैपेबिलिटीज कंप्यूटर को कौन प्रोवाइड करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइसेस होते हैं ये कंप्यूटर को सराउंड करते हैं, है ना, उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसके आसपास होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर को एक मैकेनिज्म देते हैं जिससे वो हमारा डेटा एक्सेप्ट करता है और हमारे प्रोग्राम्स एक्सेप्ट करता है। इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं टेक्निकली? वो जो हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में ट्रांसफर करता है, उसको कन्वर्ट करता है और फिर उसको सेंड करता है टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब क्या है? जो भी डेटा आप अपने इनपुट डिवाइस में डालते हो वो इनपुट डिवाइस जो है वो उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर को भेजता है ताकि उस पर और प्रोसेसिंग हो। ठीक है। तो आजकल हमें पता है कि बहुत से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो दोनों काम एक साथ करते हैं। जैसे हमारी टच स्क्रीन, आपके हाथ में जो फ़ोन है उसमें जो टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस का भी और आउटपुट डिवाइस का भी काम करता है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। तो अगर हम सबसे पहले जो पुराने इनपुट डिवाइसेस होते थे वो क्या थे? पंच कार्ड्स। पंच्ड कार्ड भी बोलते हैं इनको, पंच कार्ड्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है। इनमें क्या होते थे? ये एक स्टिफ पीस ऑफ पेपर होता था जिसमें होल्स होते थे और वो कार्ड रीडर, एक मशीन हुआ करती थी कंप्यूटर में ही, उसमें डाल के वो कार्ड रीडर उस पंच कार्ड को पढ़ता था। और इसमें होल्स होते थे पंच कार्ड में। जहां पे होल्स होता था उसको माना जाता था 1 और जहां पे होल नहीं होता था उसको माना जाता था 0। तो इस तरीके से जो भी डेटा है वो बाइनरी डेटा में ट्रांसफर कन्वर्ट हो जाता था। उसके बाद आया पेपर टेप। पेपर टेप एक पंच्ड कार्ड जैसा ही था बट ये कॉन्टिन्यूअस था, है ना। ये एक इंडिविजुअल पेज नहीं था बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप होती थी। ठीक। उसके बाद पंच कार्ड और पेपर टेप को रिप्लेस किया मैग्नेटिक टेप ने और कीबोर्ड ने। कीबोर्ड को तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेटिक टेप क्या होती थी आपको अगर याद होगा, पुराने ज़माने वो कैसेट्स होती थी, उनमें अंदर से जो ब्लैक कलर की टेप होती थी उसी को बोलते थे हम मैग्नेटिक टेप। ये क्या करता था? इसमें मैग्नेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करके डेटा स्टोर किया जाता था, फिर उसको एज इनपुट डिवाइस यूज किया जाता था। ये ऑब्वियसली बहुत तेज भी हुआ करता था, ज्यादा कैपेसिटी भी होती थी इसमें और ये रीयूजेबल भी होता था। पंच कार्ड में अगर एक पंच कार्ड गया तो वो गया, फिर उसमें दोबारा से हम उसको, पहले ही सुराख होते थे उसको फिर हम वापस नहीं ना कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसमें रीयूजेबिलिटी भी थी क्योंकि हम उसको मैग्नेटिक टेप जो थी उसको रीयूज कर सकते थे। उस पर जो पुराना डेटा था वो इरेज करके नया डेटा उसमें इनपुट कर सकते थे। ठीक है, ये क्लियर है। तो पहला जो इनपुट डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब कोई ऐसा बोर्ड जिस पे कीज हो या बटन्स हो, है ना। और कीबोर्ड की मदद से हम क्या करते हैं कि लेटर, नंबर्स और सिंबल जो हैं वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं और इन लेटर, नंबर और सिंबल्स को इकट्ठे मिला के बोलते हैं कैरेक्टर्स। पीछे भी हमने जैसे पढ़ा कि पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स जो पुराने ज़माने की इनपुट डिवाइस हुआ करते थे उनको कीबोर्ड्स ने रिप्लेस किया और आज की मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड्स ही है। कीबोर्ड्स में कंसेप्ट होता है कीबोर्ड लेआउट, मतलब आपने अपनी कीज को किस स्पेसिफिक अरेंजमेंट में कीबोर्ड में अरेंज किया हुआ है। और अगर हम इंग्लिश कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी अरेंजमेंट्स हैं, जैसे क्वेटी है, एजर्टी है, वगैरह वगैरह। इनका नाम कहाँ से आया ये क्वेटी और एजर्टी? कोई भी कीबोर्ड लेआउट हो उसके जो पहले 6 लेटर्स होते हैं उनको मिला के उनका नाम बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेटी में क्यू सबसे पहले है, डब्ल्यू इसके बाद है, ई उसके बाद है, तो वगैरह वगैरह, ऐसे ही इनका नाम पड़ता है।
अब यहाँ पे एक ये सवाल भी हो सकता है कि QWERTY, AZERTY ही क्यों? इसमें सीधा ABCD जो नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें कीबोर्ड्स क्यों नहीं बनाए जाते? उसका आंसर आपको पुराने टाइपराइटर्स में मिलता था। उसमें आर्म्स होती थी हर एक लेटर के लिए, मतलब जब भी आप कोई लेटर दबाते थे तो एक आर्म उठ के पेपर के साथ टकराती थी। उस पेपर और आर्म के बीच में रिबन होता था, उस पे इंक होती थी, तो उस टकराने की वजह से वो लेटर जो था वो चिपक जाता था, वो छप जाता था उस पेपर पे, है ना? लेकिन जो टाइपराइटर्स थे वो मैकेनिकल थे, है ना, वो एक टाइप की मशीन थे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, अगर आपने कोई दो आर्म्स एक साथ या जल्दी जल्दी दबा दी तो जो टाइपराइटर था वो अटक जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नो लिखना था तो नो में जो अल्फाबेटिकल नॉर्मल ऑर्डर है उसमें अगर हम नो लिखेंगे तो एन और ओ की तो बिल्कुल साथ साथ रहेंगी, तो एन ओ आप कितना जल्दी से दबा सकते हैं। तो एन की अभी आर्म ऊपर ही होगी, आप ओ भी दबाओगे तो उसकी वजह से दो वो आर्म जो थी वो अटक जा सकती हैं और आपका टाइपराइटर फिलहाल के लिए खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और राइटिंग स्पीड को स्लो करने के लिए ऐसे लेआउट्स बनाए गए जिनमें लेटर्स थोड़ा दूर दूर थे, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड लेटर्स हुआ करते थे। और ये लेआउट कभी चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये हर जगह अब इस्तेमाल होते थे, लोगों को इसकी आदत पड़ गई थी, ये एक स्टैंडर्ड बन गया था, तो फिर ये जो लेआउट है ये चलता गया, यहाँ तक कि आज के फ़ोन में भी यही लेआउट होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्वार्टी लेआउट जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड लेआउट है आज की दुनिया में, और इसको डेवलप किया था क्रिस्टोफर लेथम शोल्ज ने। ठीक है, और एक जो स्टैंडर्ड क्वार्टी कीबोर्ड होता है, मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल और मोस्ट वाइडली यूज्ड हो, वो स्टैंडर्ड बन जाती है। ठीक, तो क्वार्टी कीबोर्ड जो स्टैंडर्ड क्वार्टी कीबोर्ड होता है उसमें नॉर्मली 104 कीज या बटन्स होते हैं। तो कितनी टाइप की कीज होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में? इसमें बहुत टाइप की कीज होती हैं। पहली टाइप जो है वो है टाइपिंग या अल्फा न्यूमेरिक कीज। नाम से ही पता चलता है इसमें लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल आते हैं। ठीक, उसके बाद आती है मॉडिफायर या कंट्रोल कीज। इनका काम क्या है कि किसी नॉर्मल की का जो नॉर्मल एक्शन होता है, इनके दबाने से वो नॉर्मल एक्शन चेंज हो जाता है। जैसे इनमें आती हैं कंट्रोल की, शिफ्ट की, आल्ट की या अल्टरनेटिव की और विंडोज़ की। फॉर एग्जांपल, अगर आप दबाते हो नॉर्मली एन किसी डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, तो वो लिखेगा ना नंबर एन, लेकिन अगर आप कंट्रोल एन दबाओगे तो नया डॉक्यूमेंट खुलेगा, नया पेज खुलेगा। समझ आ रही है आपको? वैसे ही कंट्रोल जेड, सबको पता है कि कंट्रोल जेड का मतलब है अंडू, लेकिन अगर आप नॉर्मली जेड दबाओगे तो जेड लिखेगा वहां पे, लेकिन अगर आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो अंडू का एक्शन होगा। इनको बोलते हैं मॉडिफायर कीज। उसके बाद होती हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज का जो काम है वो स्पेसिफिक काम होता है और प्रोग्राम टू प्रोग्राम इनका काम चेंज होता रहता है। जैसे इसी पावर पॉइंट में F5 अगर मैं दबाता हूं तो इससे स्टार्टिंग से स्लाइड शो शुरू हो जाता है। समझ आ रही है? और ये यहां पे टॉप पे नॉर्मली होती हैं। उसके बाद आई नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज से क्या होता है कि कर्सर, डॉक्यूमेंट वगैरह यहां वहां घूमता है, इधर उधर होता है, जैसे होम की, एरो की, पेज एंड की, पेज डाउन की वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आया न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड सिंपली जिसमें नंबर्स लिखे हों, और ये नॉर्मली हर एक कीबोर्ड में नहीं पाया जाता है, और जब होता है तो ये लगभग यहां पे होता है। ये जो है ये न्यूमेरिक कीपैड है। यहां पे आपको और बहुत सी कीज और उनके फंक्शंस और उनके मतलब पता चलेंगे, तो आप इसको स्लाइड को पॉज करके इनको अच्छी तरह देख सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना भी आए फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो है माउस, और जिसका प्लूरल है माइस। ठीक है, माउस क्या है? माउस एक हैंड हेल्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है जो स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल करने में आता है, जो कर्सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है। आप देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये जो येलो कलर का इधर उधर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द कर्सर। और माउस किस काम आता है? ये काम आता है पॉइंटिंग के, ये काम आता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के या मूव करने के, ये काम आता है आइकन्स, फाइल्स या फोल्डर को भी सेलेक्ट या मूव वगैरह या ओपन करने के भी काम आता है माउस। ठीक, कर्सर को मूव करने के अलावा इसमें बहुत से बटन्स भी होते हैं। आपको पता है लेफ्ट क्लिक जो किसी चीज़ को सेलेक्ट करता है या होल्ड करके रखता है, राइट क्लिक जो मेन्यू आइटम्स को खोलता है। और उसके बाद कुछ माउस जो होते हैं उनमें टच सरफेसेस भी होते हैं जो ज़्यादातर नहीं होते हैं, बट नॉर्मली हर एक माउस में एक स्क्रॉल व्हील होता है जो पेजेस को अप एंड डाउन करने के काम आता है तेज़ी से।
ठीक है। और मेरे हाथ में जो माउस है उसमें एक DPI कंट्रोल बटन भी है। DPI कंट्रोल बटन मतलब जो माउस की सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब माउस में बहुत से बटन्स एडिशनली भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिकीज पर सेकंड एक मेजरमेंट है जिससे स्पीड ऑफ कंप्यूटर माउस नापी जाती है। हाँ, और ये वही मिकी माउस है जहां से ये वर्ड निकला है। ये ज़्यादा प्रो गेमर्स वगैरह या जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं वो इस मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। और माउस जो था वो इन्वेंट किसने किया था? डगलस एंगलबार्ट ने माउस इन्वेंट किया था 1964 में। और जो उसने माउस इन्वेंट किया था वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कैसा माउस था उस टाइम। उसके बाद है टाइप ऑफ माइस, कितने किस्म के माइस होते हैं। आप देखिए, पहला है मैकेनिकल माउस। आप यहाँ फोटो में देखिए, ये है मैकेनिकल माउस। इसमें क्या होता है कि एक नीचे बॉल शेप्ड जो ऑब्जेक्ट होता है, जब आप माउस को इधर उधर घुमाते हो सरफेस पे तो ये बॉल भी घूमता है उसके साथ। इसी की मोशन जो है वो सेंसर कैप्चर करता है और उसी हिसाब से कर्सर जो है वो स्क्रीन पे घूमता है। दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। यहाँ पे देखिए, यह है ऑप्टिकल माउस। इसमें बॉल नहीं होता, इसमें लाइट होती है और जब आप माउस को इधर उधर घुमाते हो, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है उसी हिसाब से सेंसर उसको कैप्चर करता है और आपके कर्सर को स्क्रीन पे घुमाता है। क्लियर है? उसके बाद है गेमिंग माउस। गेमिंग माउस जो होता है वो ऑब्वियसली कंप्यूटर गेम्स के खेलने में इस्तेमाल होता है और इसमें बहुत से फंक्शंस, बहुत से बटन्स होते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। और इनका स्ट्रक्चर, इनकी शेप भी, बटन भी टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल माइस। क्लियर है ये पॉइंट? माउस क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। और ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो बिल्कुल सिमिलर टू मैकेनिकल माउस है, बट एक इंपॉर्टेंट फर्क है। जो रोलर बॉल होता है वो इसके टॉप पे होता है, आप यहां पे देख सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल माउस के जो रोलर बॉल था वो निचली साइड था, है ना। तो इसको चलाने के लिए आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली रोलर बॉल को अपनी फिंगर से इधर उधर घुमाना है। और इससे एक ये फायदा होता था कि इसमें बहुत कम स्पेस लगती थी। क्यों? क्योंकि माउस को आपने पूरा इधर उधर घुमाना था, लेकिन यहां पे सिर्फ आपने ट्रैक बॉल को घुमाना है अपनी जगह रख के, ना कि पूरे डिवाइस को इधर उधर घुमाना है, ठीक है। जब अभी टच पैड जो यहां पे है, ये टच पैड अभी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स हुआ करते थे या लैपटॉप्स वगैरह हुआ करते थे, तो उनमें यही ट्रैक बॉल्स इस्तेमाल हुआ करते थे। लेकिन माउस ऑब्वियसली अलग से लग सकता था, लेकिन जो अटैच चीज़ थी वो यही थी, ट्रैक बॉल्स। और आज के ज़माने में ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये होते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए। ये वो सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर्स या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है फॉर 2D या 3D मॉडलिंग वगैरह के लिए। ये बहुत हैवी एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको चलाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इसमें प्रिसीजन होती है, ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है एज़ कम्पेयर टू माउस। और ये और भी कहीं काम आता है। कहाँ पे काम आता है? एम्बेडेड कंप्यूटर जहां लगे होते हैं ना कुछ डिवाइसेस में। एम्बेडेड कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर जो पूरे एक सिस्टम का हिस्सा होता है, जिसको आप उससे अलग नहीं कर सकते और उसका स्पेसिफिक फंक्शन उसी के लिए बनाया गया होता है। वो आम तरीके से आप वो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन अगर आपने देखी होगी तो वहां पे उसके साथ ट्रैक बॉल ही होता है, उसमें कोई माउस वगैरह नहीं होता है। वो एडिशनल लगा सकते हैं, बट जो बन के आती है मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, उसमें ट्रैक बॉल ही लगा होता है, ठीक है। और ये ट्रैक बॉल जो है वो राल्फ बेंजामिन ने किया था इन्वेंट 1946 में, जब वो ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए काम करता था, ठीक। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टच पैड, जिसको हम ट्रैक पैड भी बोल सकते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब कर्सर को पॉइंट करने के काम आता है। और ये एक फ्लैट सरफेस होता है जिससे आप क्या करते हो, कर्सर को इधर उधर घुमाते हो और ये ऑब्वियसली बाकी फंक्शन भी कंप्यूटर में कर सकता है। ये ट्रैक पैड जो हैं ये ज़्यादातर लैपटॉप्स में पाए जाते हैं और माउस का जो फंक्शंस था वो ये रिप्लेस करते हैं। माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ट्रैक पैड को ही इस्तेमाल कर सकते हो जो माउस का काम ही करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको अपनी फिंगर्स को इसी ट्रैक पैड पे इधर उधर चलाना है और उससे आपका जो कर्सर है वो स्क्रीन पे उधर उधर मूव होगा। और इसमें नॉर्मली 2 बटन्स भी लगे होते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये ऑब्वियसली माउस में जो लेफ्ट और राइट क्लिक होता है उसका ये काम करते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब कर्सर को पॉइंट करने के काम आता है और ये लगभग उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे ट्रैक बॉल जो हमने पीछे पढ़ा वो काम करता है। फर्क क्या है? देखो, जो ट्रैक बॉल था उसमें जो बॉल था
उसको फिंगर से घुमाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा मुश्किल था वो। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया कि उस ट्रैक बॉल के ऊपर एक स्टिक माउंट कर दी, स्टिक लगा दी, है ना। मैकेनिज्म क्या है वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट उस पर स्टिक लगा दी, और स्टिक की लगाने की वजह से क्या हुआ कि अब जब आप स्टिक इधर उधर घुमाओगे तो उससे जो स्फेरिकल बॉल है वो भी घूमेगा, और वो स्फेरिकल बॉल की मूवमेंट जो है वो सेंसर पिक करेगा, और उससे क्या होगा कि आपका कर्सर जो है वो स्क्रीन पे इधर उधर घूमेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसको ज़्यादातर वीडियो गेम्स को खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ऑब्वियसली बहुत से बटन्स भी होते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये सिर्फ गेम्स के काम नहीं आता, बल्कि ये बहुत से जैसे क्रेन्स है, ट्रक्स है, उनके चलाने के भी काम ये ट्रैक बॉल आता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। लाइट पेन एक नॉर्मल पेन की शेप में है, बट इसमें इलेक्ट्रिक सर्किटरी होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो किस काम आता था, जो मेन्यू आइटम डिस्प्ले होती थी स्क्रीन पे उनको सेलेक्ट करने के लिए, या मॉनिटर पे कुछ पिक्चर वगैरह ड्रॉ करने के लिए। इसमें एक फोटो सेल होता था, यानी वो डिवाइस जो आपके लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता था, और इसमें एक ऑप्टिकल सिस्टम होता था जो इसकी ट्यूब शेप है ना उसमें होता था, यानी ये इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें होते थे, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस उसमें होते थे जिसकी बेसिस पे ये काम करता था। इसमें क्या होता था कि जो इसकी टिप है वो उस आइटम पे आप दबाते थे, स्क्रीन पे ही उस आइटम पे दबाते थे जो आपने सेलेक्ट करनी थी, और इसका जो फोटो सेल है वो सेंस कर लेता था कि किस पे आपने इसको दबाया है, और वो सिग्नल जो है वो सीपीयू में भेजता था, और सीपीयू फिर उसको प्रोसेस करके उस आइटम को सेलेक्ट करता था, या जो भी आप ड्राइंग करते थे उसको सेंस कर लेता था सीपीयू, और वैसा ही डिस्प्ले देता था आउटपुट, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पुराने ज़माने के सीआरटी डिस्प्लेज थे, वो बड़े बड़े टीवीज जिनमें ट्यूब जैसी होती थी, ये हम अगली क्लास में अच्छी तरह पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये उसी पे सिर्फ काम करता था, लेकिन आज की एलसीडीज वगैरह हैं उन पे ये लाइट पेन काम नहीं करता है, तो इसलिए इसका कोई यूज़ आज नहीं है, एंड दे इवेंचुअली डाइड आउट। ठीक है, नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो दोनों एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि इसमें एक टच पैनल है जो आपके टच को रिसीव करता है एज इनपुट, और इसमें एक डिस्प्ले है जो ऑब्वियसली एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको चीज़ें दिखाता है ना। इसमें आप कैसे इनपुट डालते हैं, ऑब्वियसली बाय टचिंग द स्क्रीन। या तो आप वो स्टाइलस से टच करोगे, या तो एक या ज़्यादा फिंगर से उस स्क्रीन को टच करोगे, तो वो उसको एज इनपुट लेता है। टच स्क्रीन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें ना माउस की ज़रूरत पड़ती है, टच पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बाकी जैसे कीबोर्ड, फिजिकल कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप डायरेक्टली अपनी स्क्रीन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उनमें आज मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन्स में क्या होता है, टच स्क्रीन ही होता है। गेम कंसोल्स में टच स्क्रीन होता है, पर्सनल कंप्यूटर्स में टच स्क्रीन होती है, वोटिंग मशीन, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मतलब जैसे आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए और जहाँ पे आप बिलिंग करते हो, वो बिलिंग मशीन जो होती है वो भी एक टच स्क्रीन ही होती है। या अगर आप एटीएम देखते हो, हर जगह टच स्क्रीन लगी हुई होती है। टच जो होते हैं, टच पैनल्स, वो दो टाइप के होते हैं। एक रेजिस्टिव टच स्क्रीन, इसमें क्या होता है, ये प्रेशर डिटेक्ट करता है। मतलब जब आप टच स्क्रीन को टच करते हो तो जहाँ पे प्रेशर पड़ा, सेंसर जो है वो उस प्रेशर को डिटेक्ट करता है और उस जगह को एज इनपुट लेता है कि इस जगह को प्रेस किया गया। लेकिन ये पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, जो नए नए फ़ोन्स आए थे, जैसे नोकिया के फ़ोन्स आए थे, और ये उतनी फास्ट भी नहीं होती है, और ये उतनी ड्यूरेबल भी नहीं होती है, और उतनी प्रिसाइज एग्जैक्ट भी नहीं होती है। लेकिन उसके बाद आया कैपेसिटिव टच स्क्रीन, जो आज की टच स्क्रीन्स होती हैं। ये इंसान की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होती हैं, उस पे काम करती हैं। जब भी आप टच स्क्रीन पे कहीं उंगली टच करते हो तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज ड्रॉ होता है। उस इलेक्ट्रिक चार्ज को ही जो सेंसर है वो रिसीव करता है एज इनपुट और सीपीयू में भेजता है, और जो आपने इनपुट दिया होगा उस पे काम उसका होता है। क्लियर है टच स्क्रीन? नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है डिजिटाइजर, यहाँ जिसको हम ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि हैंड ड्रॉ, मतलब अपने हाथ से इमेजेस, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स बना सकते हैं इस पे। और वो डिस्प्ले कहाँ पे होंगी? कंप्यूटर पे। और ये जो ड्रॉ है वो किससे करते हो आप? एक स्टाइलस होता है पेन जैसा, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, इसकी मदद से आप ड्रॉ कर सकते हो, और ये आपको वैसा ही फील देगा जैसे आपने पेन और पेपर की मदद से ड्रॉ किया हुआ है।
ऑब्वियसली इसका जो डिस्प्ले है वो कंप्यूटर मॉनिटर पे आता है, लेकिन आज की कुछ ग्राफिक टैबलेट्स जो हैं उनमें स्क्रीन लगी हुई है और वो उसी पे डिस्प्ले दिखाती हैं, उसको अलग से कंप्यूटर को लगाने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको डिस्प्ले मिले, बल्कि उन्हीं में स्क्रीन है, जिसकी वजह से मोर रियलिस्टिक नेचुरल एक्सपीरियंस होता है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस, या जिसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं। और हमें नाम से ही पता चलता है ये एक डिवाइस है जो ऑप्टिकल मतलब लाइट की मदद से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, उनको रीड करता है। और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा, नंबर्स, लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स या स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो डिवाइस है ये जो हैंड रिटन या प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करता है और उनको कन्वर्ट करता है ऐसे कैरेक्टर्स में कि कंप्यूटर में वो हम एज अ इनपुट ले सकें। समझ आ रही है आपको? और ये जो कैरेक्टर किस फॉर्मेट में ज़्यादातर कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर में डाल सकें एज अ इनपुट, वो है आस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सारा हम आगे अगली वीडियोस में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा। अब मसला है कि इसका यूजेज क्या है। यूजेज इसका ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको आप किसी वर्ड प्रोसेसर में डालना चाहते हो, उस डॉक्यूमेंट को मतलब उसको डिजिटाइज करना चाहते हो, या जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड प्रोसेसर है बहुत फेमस जो है MS वर्ड, उसमें आप उस डॉक्यूमेंट को डालना चाहते हो और उसमें फिर एडिशन डिलीशन कुछ भी करना चाहते हो आप, तो अगर वो डॉक्यूमेंट आप लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेहतर क्या है, OCR डिवाइस से उसको स्कैन करो, वो खुद फिर MS ऑफिस में आ जाएगा, फिर आप उसको अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर को बारकोड स्कैनर भी कहा जाता है और ये भी एक ऑप्टिकल स्कैनर है, मतलब जो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना काम करता है ना। तो ये जो बारकोड रीडर है वो क्या करता है, दैट कैन रीड प्रिंटेड बारकोड्स, मतलब ये बारकोड्स को जो प्रिंट होते हैं प्रोडक्ट्स पे उनको रीड कर सकता है, उसमें जो डेटा होता है उसको डिकोड करता है और वो जो डिकोडेड डेटा होता है फिर वो कंप्यूटर में भेजता है फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक लाइट सोर्स होता है, मतलब LEDs वगैरह हो सकते हैं, एक लेंस होता है और एक लाइट सेंसर होता है या फोटो सेल होता है जो आपकी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये बारकोड क्या होता है, बारकोड एक तरीका है जिससे आप विजुअल मतलब जो आंखों से देख पाओ और मशीन रीडेबल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है बारकोड, और जिस प्रोडक्ट पे बारकोड लगा होता है उस बारकोड में उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लिखा होता है। ठीक है, उसमें एनकोडेड होता है और बारकोड रीडर जो है उसको डिकोड करके कंप्यूटर में भेजता है। बारकोड ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे लाइब्रेरी टिकट्स में, एयरपोर्ट बैगेज लेबल्स में होते हैं, सुपरमार्केट में जो चीज़ें वगैरह खरीदने जाते हो आप उन पे होती हैं, और भी बहुत जगह पे होती हैं। बारकोड रीडर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स ऑफ सेल पे इस्तेमाल, मतलब जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट में। क्या होता है कि जब भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदोगे और आप उसकी बिलिंग कराने जाओगे तो वहाँ पे जो बंदा होगा वो क्या करेगा, उसको बारकोड स्कैनर की मदद से उसका बारकोड स्कैन करेगा उस प्रोडक्ट का, तो उसको हाथ से कंप्यूटर में उसकी प्राइस वगैरह वेट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करता है, वो सिर्फ उसको स्कैन करता है, बारकोड में सारी इंफॉर्मेशन पहले ही होती है, तो बारकोड रीडर वो डिकोड करके कंप्यूटर में एंटर कर देता है, मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी हिसाब से आपका बिल बनता है। और ये जो बारकोड रीडर है ये किसने इन्वेंट किया था, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नर्ड सिल्वर ने 1951 में इसको इन्वेंट किया था। ठीक, तो अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर हम देखें तो ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है, मतलब ये भी लाइट एनर्जी की ही मदद से रीड करता है, बट फ़र्क ये है कि ये मार्क को डिटेक्ट करता है ना कि कैरेक्टर्स को। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो भी आप शीट किसी OMR डिवाइस में फीड करते हो, उसमें डालते हो, तो वो उस पर लाइट डालता है और जो लाइट का रिफ्लेक्शन पैटर्न होता है उसको वो रीड करता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जहाँ पे आपने मार्क किया होगा, डार्क किया होगा ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, तो वो जगह से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और जो पॉइंट्स आपने मार्क नहीं किए हैं वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी पैटर्न को ये डिवाइस OMR डिवाइस जो है वो रीड करता है और प्रोसेसर में भेजता है उस इंफॉर्मेशन को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है,
इसमें कौन सा शीट इस्तेमाल होता है? एक OMR शीट या जिसको हम प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और इसमें जो प्री डिटरमाइंड पोजीशंस होती हैं अपने हिसाब से उन पे आप मार्क करते हो। जैसे हम सबको पता है कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, जहाँ पे आप अपना नाम वगैरह सब कुछ इसी OMR शीट या जिसको बोलते हैं प्री प्रिंटेड टेस्ट स्कोरिंग शीट, उसी पे लिखते हो, उसी पे मार्क करते हो। और जो आंसर्स भी आप देते हो वो उसी में मार्क करते हो। कहीं पे स्क्वायर होता है, कहीं पे सर्कुलर जगह होती है, कहीं पे ओवल शेप्ड होती है, वहाँ पे आप मार्क करते हो। और वो मार्क किससे करते हो? या पेन से या पेंसिल से। फिर वो शीट जो हैं वो OMR डिवाइस में डाले जाते हैं और फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको ग्रेडिंग मतलब आपको मार्क्स देता है और आपका मेरिट डिसाइड करता है। ये हम सबको पता है। लेकिन अगर आप में से कोई नया है या जिसको OMR शीट भरते भरते कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूजन आती है, तो उसके लिए हमने वीडियो बना के रखी है जिसमें हमने ये बताया है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो हैं जिनको अवॉइड करना है और सही से OMR शीट कैसे भरना है ताकि आपको कल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए वीडियो बनी है, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और OMR शीट जो हैं वो और भी इस्तेमाल होते हैं कहाँ कहाँ पे? यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके एनरोलमेंट फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे भी OMR शीट का यूज़ होता है, क्योंकि उनको फिर रीड कंप्यूटर करता है तो इंसान का जो मैनुअल काम होता है वो बच जाता है। ठीक है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। अब इसका काम भी लगभग OCR या OMR जैसा ही है, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ये कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करता है और ये ऑप्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करता है, मतलब लाइट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता है, बट कि ये मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करता है। मतलब ये वो कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करता है जो मैग्नेटिक इंक से लिखे जाएं। समझ आ रही है आपको? और ये जो डिवाइस है ये सबसे ज़्यादा बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ताकि जो चेक्स हैं या बाकी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राफ्ट वगैरह हैं उनकी प्रोसेसिंग और उनकी क्लियरेंस जो है वो तेज़ हो जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए और स्मूथ हो जाए। MICR एनकोडिंग या MICR जो लाइन होती है वो चेक्स या बाकी डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके नीचे, उनके बॉटम में लिखी होती है अक्सर, और उसमें इंक्लूड होता है बैंक कोड, बैंक अकाउंट नंबर, चेक नंबर, अमाउंट एट्सेट्रा, सारा उसमें लिखा होता है। अब फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ऑब्वियसली ये है कि MICR रीडर जो है वो इस चेक या बाकी डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको स्कैन करता है, रीड करता है इंफॉर्मेशन को और डायरेक्टली वो डालता है कंप्यूटर में। मैनुअली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे प्रोसेसिंग और क्लियरेंस ऑफ चेक्स वगैरह बहुत तेज़ होती है। और ये MICR डिवाइस जो है, रीडर जो है, वो उस इंक को भी रिकॉग्नाइज करता है जिसके ऊपर अगर साइन भी किया हो, अगर किसी ने साइन किया हो, और वो जो MICR इंक या MICR लाइन जो पीछे छुपी हो उसको भी रिकॉग्नाइज आराम से कर लेता है। ठीक है, तो MICR हो गया। आगे बढ़ते हैं और अब स्कैनर्स देखते हैं। अगला इनपुट डिवाइस जो है वो है स्कैनर। स्कैनर हमें पता है कि क्या करता है। स्कैनर जो है वो स्कैन करता है इमेजेस, प्रिंटिंग टेक्स्ट्स या हैंड राइटिंग या किसी ऑब्जेक्ट को भी स्कैन करता है और उसके बाद उसको डिजिटल इमेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी लगभग वही प्रोसेस होता है जो पीछे हमने पढ़ा कि एक लाइट बीम डाली जाती है पेपर पे या जिस चीज़ को आपने स्कैन करना होगा, और उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट का पैटर्न होता है उसके बेस पे स्कैन पूरा हो जाता है। ज़्यादातर स्कैनर्स में क्या होता है कि उनमें एक ग्लास प्लेट लगी होती है इनसाइड, जैसे आपने फोटोस्टैट मशीन में देखी है। उस पर हमने पेज रखना होता है या किसी ऑब्जेक्ट को रखना होता है तो वहाँ से वो स्कैन हो जाता है। और इसमें दो तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एक है चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, ये हाई एंड डिवाइसेस में होता है, हाई एंड महंगे प्रिंटर्स में होता है और ये डिटेल्ड इमेज हमें देती है, ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। दूसरा सेंसर होता है कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। ये जो है ये एक लो एंड मशीन्स में होता है जो हमें सस्ता भी पड़ता है और ठीक ठाक क्वालिटी की इमेज देता है। ये जो स्कैनर्स होते हैं इनको बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर्स। ऑब्वियसली ये एक बेड की तरह फ्लैट होते हैं और इन पे डॉक्यूमेंट रख के स्कैन किया जाता है। और कुछ जैसे होते हैं हैंड हेल्ड भी, जैसे हमने पीछे पढ़ा OCR, यहाँ पे ये OCR की ही बात कर रहा है। उसके बाद फ्लैट बेड्स एक टाइप के स्कैनर हुए, दूसरे हुए ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर जो हैं वो बहुत अच्छी हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली इमेज प्रोड्यूस करते हैं।
इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली ड्रम स्कैनर नाम है तो इसमें ड्रम तो होगा ही। तो जिस इमेज को आपने स्कैन करना है उसको आपने एक ड्रम के अराउंड रैप कर देना है, जो एक ट्रांसपेरेंट और सिलिंड्रिकल शेप का ड्रम है। उसके बाद क्या होता है कि एक लाइट सोर्स उस ड्रम को एल्यूमिनेट करता है जब वो घूमता रहता है, ठीक है। और वो लाइट जो उस ड्रम पे डाली गई वो पास हो वहां से, या दूसरी टेक्नोलॉजी है रिफ्लेक्ट हो वहां से। ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है, पास हो या रिफ्लेक्ट हो वहां से, वो जो लाइट है वो डाली जाती है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में। और यही फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है जो एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन के स्कैन बनाती है। ड्रम स्कैनर हाईएस्ट रेजोल्यूशन ऑफ इमेज स्कैन करके आपको दे सकता है एज कंपेयर टू फ्लैट बेड स्कैनर्स। क्लियर है ये पॉइंट? अगला इनपुट डिवाइस है बायोमेट्रिक डिवाइस। देखिए क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स या फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या आइरिस, जो आपकी आंख में प्यूपिल होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं आइरिस। या आपकी आवाज़, ये हर एक इंसान के डिफरेंट होते हैं, है ना। तो ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो हैं ये इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं और वेरीफाई करते हैं, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए कि आप वही इंसान हो जिसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं हैं, और फिर ये ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए भी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या करता है, ये आपके फिंगरप्रिंट को कैप्चर करता है, उसको एनालाइज करता है और वेरीफाई करता है कि क्या वही इंसान है जिसने ये फिंगरप्रिंट लगाया, पहले उसका ही रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो फ़ोन खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये जो बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं ये ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और अटेंडेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देखोगे डिफरेंट ऑफिसेज में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में या बाकी में, वहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगे होते हैं, वहाँ पे उनसे अटेंडेंस भी होती है। इस स्लाइड पे अब आपको कुछ और इनपुट डिवाइसेस मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े। अगली वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। आप मेहनत कीजिए बट सेहत का भी ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।